सबसे पहले मैं ना एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अभी 3 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया, उसके एक्सरे में निमोनिया था, लंग्स में क्रेपिटेशन से। मुझे ऐसा लग रहा है कि निमोनिया का पेशेंट, उसका कोविड अभी अवेटेड था। उन्होंने अपना ऐप दिखा के बोला कि मेरा सैचुरेशन तो 98 है, मुझे तो आई एम फाइन। मैंने कहा जिस आपने अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से ऐप से किया है वो ऐप गलत भी हो सकता है। जब मैंने उनका सैचुरेशन नापा तो वो 90 आया। मैंने इमीडिएटली उनको रश किया हॉस्पिटल में और उनका परसों ही रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया। यानी जो ये ऐप ये मिसगाइड कर रहे हैं। ये ऐप क्या होता है, जो ये लोग हमारे जो हम जैसे ये हमारे पास नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं स्पायरोमीटर है या जो पल्स ऑक्सीमीटर है, इसके अंदर आप देख रहे होंगे रेड लाइट जल रही है। इसमें दो एंड होते हैं, यहाँ से लाइट आती है और यहाँ से अब्जॉर्ब होती है। जब मैं फिंगर रखता हूँ तो इसमें दो तरीके की लाइट, रेड लाइट और व्हाइट लाइट, दोनों जाके आर पार होती है। जो रेड लाइट होती है वो हीमोग्लोबिन को नापता है, जो व्हाइट लाइट होती है वो हीमोग्लोबिन को नापता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। उन दोनों के डिफरेंस से सैचुरेशन को निकालता है। जो भी लैपटॉप है या मोबाइल है उनमें केवल एक ही लाइट यूज होती है, व्हाइट लाइट यूज होती है, और व्हाइट लाइट कभी भी सैचुरेशन को सही नाप नहीं सकता है। तो जो ये फैलेसीज हैं, लोग नए नए ऐप डाल रहे हैं। आप अगर आप इनको सर्च करेंगे, इनका गूगल पे सर्च करेंगे, इनके पेपर देखेंगे जो पब्लिश हुए हैं, सब ने ये बोला है इनका इसकी क्लिनिकल वैलिडिटी नहीं है, ये क्लिनिकली आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास जो मशीनें, जो अप्रूव मशीनें हैं पल्स ऑक्सीमीटर की या जो बड़ी कुछ कंपनियां हैं, उन्हीं को यूज करना चाहिए। इस तरीके के जो लैपटॉप या फोन के जो ऐप हैं, जो वीडियो कैमरे से डिसाइड हो रहे हैं, वो सारे ऐप बेकार हैं और उससे आपको नुकसान ज्यादा होगा। सपोज करिए अगर वो पेशेंट नहीं आता और अगर उसको प्रॉब्लम नहीं होती, वो घर पे और बना रहता, तो हो सकता है कि इसको आगे चल के घर पे कोई इवेंट भी हो सकता था। तो मैं आपके माध्यम से सब लोगों से बोलना चाहूंगा कि ऐसे ऐप को फॉलो ना करें, और अगर ऐसा ऐप को यूज कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। मुझे लगता है जैसे ही वो सिगरेट की डिब्बी पे एक वैधानिक चेतावनी लिखी होती है, ऐसे ही ये ऐप में भी कहीं एक वैधानिक चेतावनी कोने में सबसे छोटी, या जिस तरह से कई बार हम सुनते हैं कि ये वैधानिक चेतावनी बहुत तेजी से जो बोल जाते हैं, या बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, या जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पे कोल्ड ड्रिंक की कलर का ही बहुत हल्का सा रेट लिखा होता है, जिससे ये सब हमें चीट करते हैं। तो शायद कुछ देखिए, ऐसा ही मामला है। पर प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग इंडियन पॉपुलेशन में अगर हमें कोई चीज मिलती है ना तो हम उसे पूरा विश्वास करके हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। हम कभी उस ऐप के बारे में जी। कभी पढ़ते नहीं है, जो कि सबसे बड़ी गलत बात है। अगर आपके पास कोई ऐप है, अगर आप कोई यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरा पढ़ें, उसका पूरा रिसर्च करें, उसका R&D करें, तभी जाके हमें पता चलेगा क्या वो ऐप हम अपने ऊपर या अपने जो नियर एंड डियर पे लागू कर सकते हैं। हो सकता है जब अगर आप खुद गूगल पे जाएंगे और देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इसके अंदर कि ये, हाँ, ये प्रॉब्लम है, इस ऐप में भी लिखा हुआ है कि इसमें ये प्रॉब्लम है। तो आई थिंक नथिंग, अगर अगर आप कोई प्रॉपर यूज करते हैं, पूरा उसकी वैधानिक चेतावनी से होते, तो ये प्रॉब्लम कम होनी चाहिए। आपने एकदम सही कहा है। लेकिन मुझे लगता है जो डॉक्टर के पेशे को प्रैक्टिस कहा गया, प्रैक्टिस का अर्थ ही यही है। जैसे आपने परसों एक पेशेंट देखा और आपको एक नई चीज आपने उसको बताई और उसको सलाह दी, आज हो सकता है कोई नया पेशेंट देखे, जैसा आप हम देख रहे हैं कि कोरोना अलग अलग रंग बदल रहा है, लेकिन ये ऐप तो सीमित है ना, वो तो रंग बदल नहीं सकती। एक बात, दूसरा क्या उनका फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन। अब वो ऐप कौन बना रहा है, किस लिए काम कर रही है, उनका क्या आर्थिक उनका कारण, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस मामले में IMA या जो इस तरह के जो डॉक्टर्स के संस्थान है, उनको भी लीड करना चाहिए। देखिए, डेफिनेटली ये जितने भी ऐप्स हैं उनको एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि वो एक कहीं से परमिशन लेके ऐप बनाए। पर इंडिया में ऐसा कोई ऐसा ऐप का परमिशन नहीं ना, और ऐसा कोई नहीं ना। तो ये एक प्रॉब्लम है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो सिस्टम होना चाहिए वो सिस्टम फॉलो नहीं कर सकता। जैसे कोई दवा आती है तो उसको उसको लाने के लिए गवर्नमेंट उस पर देती है वार्निंग, ये देना है, ऐसे देना है, क्या ये है? क्लास है, ऐसा क्लास है। ऐसा ऐप पे नहीं ना। आजकल तो आप देखिए ना, आजकल कोविड टाइम में तो ऐपों की बाढ़ आ रखी है, इतने ऐप आ गए हैं। पल्स के अलग ऐप हैं, सैचुरेशन के अलग ऐप हैं, बीपी के अलग ऐप हैं। इतने ज्यादा हेल्थ ऐप आ गए और किसी का क्लिनिकल रिलेवेंस नहीं है ऐसे ऐप का। सो ये एक बड़ा इश्यू है, इसको भी डेफिनेटली इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ऐसे ऐप का यूज कम करना चाहिए ताकि लोगों को ऐसी प्रॉब्लम ना हो। दरअसल मुझे लग रहा है शायद लोग आरोग्य सेतु के नाम पर, क्योंकि आरोग्य सेतु एक ऐसा ऐप आया है जिसको लोग बहुत चुटकुले बना रहे हैं। वो कहते हैं कि ऊपर बारिश हो रही है, नीचे भूकंप आ रहा है, और फिर भी आरोग्य सेतु कह रहा है कि हम सेफ हैं। घर की पिछली गली में
कोविड का पेशेंट आ गया और फिर भी आरोग्य सेतु कह रहा है हम सेफ है। मुझे लगता है शायद लोग उसी नजरिए से इसको भी हल्के में लेने लगे और इनको भी हल्के में ले रहे हैं, या इनको गंभीरता में ले रहे हैं। नहीं, देखिए आरोग्य सेतु तो एक बहुत ही इंटेलिजेंट ऐप है। उसके बारे में उसको इन इन बेवकूफों वाले ऐपों से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आरोग्य सेतु का एक बहुत ही कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। लोग जो जुमलेबाजी कर रहे हैं, हाँ, जी, वो उसको और हल्का बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, देखिए आरोग्य सेतु तो बहुत ही डिजाइन है, इंजीनियरिंग डिजाइन ऐप है, जीपीएस सिस्टम में फॉलो करता है। प्रॉब्लम क्या है इंडिया में है कि लोग आरोग्य सेतु में अपने को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, अपने को इसके अंदर डाल नहीं रहे हैं अपना नाम। अगर सारी इंडिया की पॉपुलेशन इसको कर दे तो जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो मेथड है वो इतना इंप्रूव हो जाए कि कहने की ही बात नहीं। अब जैसे अगर आपके लोकेलिटी में अगर आप लोग 1 लाख लोग रह रहे हैं, अगर उसमें से 5,000 लोगों ने ऐप डाला है, डाउनलोड किया, तो फायदे वाली बात नहीं ना। अगर कम से कम 80,000 लोग अगर उसको ऐप को डाउनलोड कर ले अपने पास और अपने बारे में देते रहे तो कितना काम आसान हो जाए। आप देखिए लोग अभी हम लोग होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, होम क्वारंटाइन की प्रॉब्लम खत्म हो जाए अगर हम आरोग्य सेतु ऐप को फॉलो कर दें। जो डिस्टेंसिंग है लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर ये इंडिया वाले सब लोग को फॉलो कर ले तो इतने अनलॉक की हम लोग जल्दी अनलॉक भी कर सकते थे। पर वही प्रॉब्लम है कि लोगों को लगता है कि उनका डाटा चोरी हो जाएगा या जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्लियर किया है कि ये ऐप एकदम लीगली सेफ है, फिर भी लोगों में डर है, शायद इस कारण से भी लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैकेनिज्म ही अलग है। तो जो भी ऐसे ऐप है मैं सभी लोग को मना करता हूँ, ऐसे किसी भी आपको मैं आपको यही काटूंगा। मैं बता दूं अपने दर्शकों को, डॉक्टर आशीष जायसवाल जो कि कोविड के एक्सपर्ट डॉक्टर है, उनका कहना है कोई भी ऐसा ऐप नहीं है जो आपको 100% सही जानकारी और सही बात बता सके, इसलिए अपने डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जी आशीष जी, अगली बात आप क्या कहना चाह रहे हैं? सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सिम्टोमेटिक कुछ भी सिम्टम आपका इंप्रूव नहीं हो रहा है, फीवर नहीं जा रहा, आपको ब्रेथलेसनेस या चेस्ट में टाइटनेस हो रही है, इमीडिएटली आप डॉक्टर्स के पास रश डाउन करें। अगर आपको लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट नहीं है तब भी आप इमीडिएटली अपने फिजिशियन के पास रेफर करें। देखिए आजकल तो टेलीमेडिसिन का जमाना भी आ गया है, आप अपने डॉक्टर को टेलीमेडिसिन से भी अपने को वीडियो कॉल देख के बता सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो उस टेली कंसल्ट में भी आपको अच्छे से कंसल्ट अच्छे डॉक्टर कर सकते हैं। तो हमको इस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, टेलीमेडिसिन को बढ़ाना चाहिए या अपने जो सिम्टोमेटिक है क्लिनिकल को अपने को देखना चाहिए, ना कि इन ऐप पे अपने को डिपेंडेंट होना चाहिए। बिल्कुल इन एप्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। और मुझे लगता है जो हम हमारी इस बातचीत का सबसे ज्यादा फायदा जो है वो वरिष्ठ नागरिकों को और दूर दराज में जो लोग बैठे हुए हैं उनको मिलेगा, क्योंकि जो आदमी नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग गांव में बैठा है या केरल के एक नाव में बैठा है या उत्तराखंड के पहाड़ पर बैठा है, श्रीनगर में बैठे हैं, उनको हम जरूर ये आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपने डॉक्टर के फोन नंबर अपने पास सेव कर लें। नहीं तो देश भर में हेल्पलाइन चल रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय की भी अपनी हेल्पलाइन है, डॉक्टर आशीष जायसवाल के हॉस्पिटल की भी अपनी हेल्पलाइन है। वहां पर फोन करें और उसमें निःशुल्क आप अपनी जानकारी ले सकते हैं, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। और मुझे लगता है कि हम डॉक्टर आशीष जायसवाल से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना मेल आईडी हमें दे दें ताकि हम लोगों को ये बता सके कि आप जो जो झूठे ऐप हैं, फर्जी ऐप हैं, उनसे बचें, क्योंकि वो ऐप ना सिर्फ आपको गुमराह कर सकते हैं, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, वो आपके साथ आपके आर्थिक आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। वो आपका डाटा चुरा करके आपकी बैंक तक चेन लगा सकते हैं। मुझे लगता है डॉक्टर आशीष ऐसी जानकारियां भी थोड़े दिन बाद आपको मिलने लगेंगी। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, ये अगर ऐसे चलता रहा तो ऐसा ही होने वाला है अभी। जी, चलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शक जो है वो फर्जी ऐप्स के बारे में जानकारी उनको मिल गई होगी। और कोरोना को लेकर के डॉक्टर आशीष, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं इसमें, कोरोना को लेकर के कोई और नई चीज अभी निकल करके आई है? आप डेली पेशेंट देख रहे हैं, देखिए नए लक्षण या कोई और नया? देखिए अभी तो जो कोरोना का जो ट्रीटमेंट पार्ट पे है तो वो सेम मेडिकेशन चल रही है, पर हम अभी देख रहे हैं जो नई मेडिसिन फ्लैवीफ्लू या जो रेमडेसिविर आ रही थी उसका बहुत ज्यादा असर अभी दिख नहीं रहा है। क्लिनिकल ट्रायल्स की बात तो अलग है, पेशेंट पे भी बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। मैं आज अभी भी यही बात बोलूंगा, जो बेसिक कंसेप्ट हैं कोरोना के,
हैंड की हाइजीन, कफ कल्चर, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का यूज, इनको ही ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। ज्यादा जब जरूरत ना हो घर से बाहर मत निकले। अभी कोरोना का इस समय अभी कुछ बड़े बड़े शहरों में फ्लैटनिंग हो रही है, मगर जो गांव है या जो वहां पे तकलीफ बढ़ रही है, ये बरसात का समय है, ऐसे समय में फीवर के बहुत से मरीज डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के होते हैं। अब बहुत ज्यादा मिक्सिंग होने वाली है कोविड और इन चीजों की। तो बहुत समय तक अपने घर पे रहें, अपनी हाइजीन को प्योर रखें। जितनी वाटर बॉर्न डिजीज है, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, उनसे बच के रहें, ताकि आपको उनके कारण ना आना पड़े अस्पताल और आपको कोविड ना हो जाए। तो ऐसे में अब ये 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सारी प्रिकॉशंस के लिए। ये एक महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोरोना की जो दवाएं आई हैं मार्केट में उनका भी कोई बहुत असर नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने आशीष जी बताई है। आशीष जी, एक और बात सुनने में आ रही थी कि सिर दर्द, चक्कर आना, दस्त लगना, और और और, और शरीर में, पैरों में दर्द होना, ये भी कोरोना के सब लक्षण हैं जो हाँ, सब सामने आ चुके हैं। एक बार लक्षण आप और अगर बता दें तो हमारे दर्शकों को बहुत लाभ होगा। देखिए मैं आपको ऊपर से नीचे तक चलता हूँ। सबसे पहले हेडेक एक बहुत बड़ा करेक्टरिस्टिक लक्षण है। हेडेक होना, फीवर आना, बॉडी एक होना, नाक में से स्मेल जाना, मुंह से टेस्ट को जाना, चेस्ट में हैवीनेस होना, सांस के दिक्कत होना या खांसी होना, गले में दर्द होना। और अब जब नीचे पेट में जाएंगे तो लूज मोशन, डायरिया भी, क्योंकि वहां पे भी ACE2 रिसेप्टर होते हैं, तो उनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स है करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं। हमने अभी पिछले दिनों में देखा कि कुछ यंग डेथ्स हो रही है बिकॉज ऑफ इपिलेप्सी के कारण दिक्कत हो रही है, झटके लोगों को आने लग गए हैं। ये सब भी लेट स्टेज पे जो कोरोना के सिम्टम्स है, क्योंकि लेट स्टेज में ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर कॉज करता है। तो ऐसे सिम्टम्स वहां पे भी हो सकते हैं। पेशेंट हार्ट फेलियर से एडमिट हो रहे हैं, पेशेंट दिमाग की पैरालिसिस से एडमिट हो रहे हैं। अब ये कोरोना का स्पेक्ट्रम बहुत बढ़ता चला जा रहा है। पहले ऐसा बोला था कि ये ओल्ड पेशेंट में, अब यंग पेशेंट का भी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा तो कुछ कुछ यंग पेशेंट भी आएंगे। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को, चाहे वो यंग हो, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो, सबको अपना ध्यान और सबको बराबर से ही इस चीज के लिए अपने बारे में सोचना पड़ेगा। एक एक बहुत बड़ा त्योहार आने वाला है, ईद, और उसके बाद रक्षाबंधन। तो मैं ये चाहूंगा कि आप, जो बहनें अपने भाइयों के घर जाना चाहती हैं, या जो भाई अपने बहनों को घर बुलाना चाहते हैं या उनके घर जाना चाहते हैं, उनको एक मैसेज जरूर दें। ईद पर भी एक मैसेज जरूर दें कि भैया, ईद की कुर्बानी अभी जरूरी नहीं है, कहीं आपकी ही कुर्बानी ना हो जाए, अगले साल कर लेंगे, थोड़ी दूरी बना के रखें, राखी बंध जाएगी, रक्षाबंधन अगले साल मना लेंगे अगर बहन भाई की जोड़ी सलामत रही। जी आशीष जी। देखिए मैं यही बोलूंगा कि हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा फॉलो करना चाहिए। इस समय कोरोना पीक पे चल रहा है, डेली 50,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं और 1200-1300 लोग डेली मर रहे हैं। ये वो समय है कि जब सबसे ज्यादा प्रिकॉशन रखने का समय है, क्योंकि अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन एक लेवल पे होने लग गया है। ऐसे केस में तो बहुत जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। और जो भी त्योहार है उनको देखिए, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं ना। आप अपने फोन से कनेक्टेड है अपनी सिस्टर से, ईद में आप अपनी फैमिली से फोन से कनेक्टेड है, अपना जो टेक्नोलॉजी है वीडियो कॉल से ही अपना काम चलाएं और बचें। और ये जो 1 हफ्ते 1 महीना इसको निकाल दे, ताकि आगे चल के ये जो वेव है ये फ्लैटन हो जाए और हम लोग इस चीज से बच जाए। अच्छा, हर्ड कम्युनिटी की बात हो रही है दिल्ली में खासतौर से, कि लोगों में खुद प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है, ये कितनी सही और सटीक लग देखिए रही है डॉक्टरी भाषा में? आज से 2 महीने पहले बोला जा रहा था कि हर्ड इम्यूनिटी सोल्यूशन है। जब एक 40 से 50% लोग को उस लोकेलिटी में कोरोना हो जाएगा तो उनके अंदर एंटीबॉडी बनने लग जाएंगी, जो कि इसको बाद में वही एंटीबॉडी धीरे पास हो जाएंगी और सब लोग इम्यून हो जाएंगे। मगर अब ये लग नहीं रहा ये कंसेप्ट सही होने वाला है, क्योंकि ये नया वायरस, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। अभी जो स्वीडन की स्टडी आ रही है और एक स्टडी यूके से आ रही है, उनमें ये बोल रहे हैं जो एंटीबॉडी है ये केवल और केवल 2 से 3 महीने तक ही रह पा रही है। यानी हर्ड इम्यूनिटी उन डिजीज में होती है जिनके अंदर लाइफ लॉन्ग या कम से कम 2 से 3 साल तक इम्यूनिटी रहती है। यानी अगर ऐसा ही डाटा आता रहा तो इम्यूनिटी का भी थोड़ा सा इश्यू रहेगा और हर्ड इम्यूनिटी इसमें कारगर नहीं होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन भी एक तरीके से इम्यूनिटी जनरेट करता है। अगर ये वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी 3 से 4 महीने रहेगी तो वैक्सीनेशन में हमको 3 से 4 महीने में बूस्टर डोज लगाने पड़ सकते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी का जो कंसेप्ट हम लोग पहले बोले थे वो अब जीरो हो गया है। मतलब हार्ड इम्यूनिटी वाली बात जो है वो 2 से 3 महीने बाद फिर रिपीट हो सकती है, तो यानी पीक फिर दोबारा आ सकता है। डेफिनेटली, इसीलिए देखिए, आप देखिए चाइना में भी सेकंड पीक आ गया, यूएस में भी आपने देखिए कि कुछ कंट्रीज, कुछ जो हिस्से हैं वहां पे नए केसेस बहुत तेजी से बढ़ने लग गए हैं। ये सेकंड पीक आ रही है, जो सेकंड वेव है वो सेकंड वेव ही इसलिए आ रही है क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी काम नहीं कर रही है। सेकंड वेव का आना मतलब हर्ड इम्यूनिटी इज नॉट वर्किंग। और अगर ये बात सही होती ये है बहुत तो फिर सेकंड वेव आएगी। ये वेव ये आती बहुत रहेगी।
ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है कि अगर हार्ड इम्यूनिटी विकसित नहीं हुई और जो आसार दिख रहे हैं, यानी 2-3 महीने बाद दोबारा फिर कोरोना महामारी फैल सकती है और बड़े स्तर पर फैल सकती है। एब्सोल्युटली, एकदम सही बोला आपने। ये विदेशों से जो आकलन आप लोगों को मिल रहे हैं, आप उसके आधार पर कह रहे हैं। हालांकि हम ईश्वर से ये दुआ करेंगे कि लोग समझें, लोग घरों में रहें, लोग हाथ जरूर धोएं, मास्क जरूर पहने और अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद डॉक्टर आशीष जायसवाल, आप हमारे साथ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीम में जुड़े और आपने ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की। पहले फर्जी वेबसाइट्स और ऐप से बचना होगा, कोरोना से बचना होगा, बहन भाई रक्षाबंधन जरूर मनाएं लेकिन दूरियां कायम रखें, ईद पर कुर्बानी जरूर दें लेकिन अपनी कुर्बानी से बचें क्योंकि कोरोना कुर्बानी ले सकता है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक और यू हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी कोरोना से विदा हो। थैंक यू। सर।